क्या क्या जला सर, और क्या है जो भीतर आज भी जल रहा है? बहुत कुछ खोना पड़ा, जैसा कि आपने बताया, परिवार ने सफर किया, लोगों ने आत्महत्याएं की। हाँ, मेरी माँ की मौत हुई इस दौरान। मेरे भाई का कैंसर था, उसको इलाज नहीं हो पाया जेल में, उसकी मौत हुई। जाने भी उसके गई। बाद में मेरा जो मित्र था उसने सुसाइड किया। मेरा ड्राइवर था, वो कोमा में चला गया, उसकी मौत हो गई। ऐसे 4 मौतें हमने झेली है। मेरा कहना सिर्फ जो जनहानि हुई है उसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती है। हमें मालूम पड़ा कि आपके प्रेस जो ऑफिस था उसको बम से उड़ाने की भी धमकी मिली। अभी तक का कांग्रेस के जितने भी मुख्यमंत्री आए होंगे या बीजेपी के आए, उनमें सबसे निकृष्ट और सबसे जिसको कहते हैं हल्का मेरी भाषा में, वो ये मुख्यमंत्री कमलनाथ ही है। जब लोगों को ये तक पता नहीं था कि सिमी होता क्या है, लोग अक्सर यहाँ तक कि कई पुलिसकर्मी भी, अफसर भी सिमी मतलब किसी लड़की का नाम समझते थे। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ अखबार की आड़ में अपनी दुकानें सजाई है, पैसा कमाया है, और अखबार की आड़ में ही ये ज़मीन जायदाद का धंधा करते हैं। मुंबई का अंडरवर्ल्ड जिसके सीधे कनेक्शन इंदौर और इंदौर के आसपास जितने भी मादक पदार्थ क्षेत्र रहे, नीमच, मंदसौर, रतलाम, ये ऐसे क्षेत्र रहे जहाँ से इनका पूरा आना जाना और इनका ड्रग्स का जो कारोबार था वो चलने लग गया। और फरारी का दौर था इन दाऊद और इनके परिवार का, तो वो अक्सर यहाँ पे इंदौर में आके फरारी काटा करते थे। दाऊद इंदौर में फरारी काटने आया? हाँ, इनके भाई वगैरह जो इकबाल है, अनीस वगैरह, ये सब लोगों ने इंदौर में फरारी काटी है। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। कलम था, मेरा नहीं। कलम का दबदबा जी, कलम में बड़ी ताकत है सर। हाँ, क्योंकि निष्पक्ष है ना, निस्वार्थ है ये कलम, निर्भीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त प्रतीक एक बार फिर से हमारे चैनल पॉजिटिव एमपी में। एक किस्सा है, और किस्सा कहूं या घटना कहूं, कुछ समय पहले मध्य प्रदेश की नींद रातों रात उड़ी। एक खलबली सी मची, और ये जो खलबली मची उसका कारण था कुछ वीडियोस का सामने आना। और ये वीडियोस का जब सामने आना हुआ तो कई पूर्व मंत्री, बड़े अफसर, बड़े नेता सक पका गए। खलबली वहां भी मची, नींदें वहां भी उड़ी, क्योंकि जिन वीडियोस को मैं वीडियोस बोल रहा हूं उसको आपकी और हमारी भाषा में और आज के जमाने में एमएमएस कहा जाता है। और एमएमएस क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें जो भी महाशय मौजूद थे वो बड़ी ही आपत्तिजनक स्थिति में, कहीं अर्धनग्न अवस्थाओं में विलुप्त पाए गए। कई ऐसे लोग भी थे जो कि महिलाओं के साथ पाए गए। इस पूरे कांड को हनी ट्रैप कांड कहा गया। और हनी ट्रैप कांड जो उजागर हुआ वो किया लोक स्वामी संजय नाम के एक अखबार ने। और जब अखबार ने खुलासा किया तो ये कयास लगाए जाने लगे कि अब और भी लोगों का पर्दाफाश होगा, और भी ऐसे लोग होंगे जिनके चेहरे पर से नकाब उठाए जाएंगे। लेकिन वहीं आता है कहानी में एक ट्विस्ट, और कहानी में एक ट्विस्ट आता है, और तत्कालीन उस समय के मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ एक मुहिम चलाते हैं माफियाओं के खिलाफ। और ये मुहिम, जिसमें माफियाओं को धराशायी करने की एक अच्छी खासी प्लानिंग रची गई, उसका शिकार उस समय जो अखबार लोकस्वामी था और जो ये खुलासे सब कर रहा था वो भी चपेट में आ गया। कार्रवाई हुई, रातों रात लोकस्वामी अखबार की लीज निरस्त कर दी गई। अखबार का जो ऑफिस था उस पर बुलडोजर चलाया गया। कई कार्रवाई हुई। अखबार के संपादक चीफ जितेंद्र भाई सोनी, जिनके घरों पर भी छापे मारे गए। कार्रवाई हुई, खुलासे हुए। खुलासे होने के बाद पूरे मीडिया जगत ने, और बहुत सारी चीज सामने आने के बाद, उनको माफिया, डॉन, मोस्ट वांटेड करार घोषित कर दिया गया। कई चीजें आज भी न्यायालय में विचाराधीन हैं। लेकिन इन सब, जब ये घटनाएं जब घट रही थी, सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सारे लोग मौन थे।
इनके मौन होने का कारण क्या था हनी ट्रैप, इन सब बातों से पर्दा उठाएंगे। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में लोक स्वामी संध्या अखबार के संपादक भाई जीतू जी सोनी हमारे बीच में मौजूद है। उनसे साक्षात स्वयं हम बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। आपने समय दिया इतने बिजी स्केड्यूल में, उसके लिए धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो आपको कोई परिचय में अगर ऐसा दूं, या परिचय के मोहताज तो आप हैं नहीं, पर फिर भी जितना भी आपने जीवन में अर्जित किया उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जी, जो लोगों के सामने आती है और जो हमने महसूस की है वो ये है कि एक बार एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि पत्रकारिता करना है तो घर को जलाना पड़ता है, पहले खुद के घर को जलाना पड़ता है, जो कि चरितार्थ भी हुआ आप ही के ऊपर। क्या क्या जला सर, और क्या है जो भीतर आज भी जल रहा है? आपका सवाल मैं मानता हूं कि आज का जो मौजूदा हालात है बड़ा मौजू है। इसकी शुरुआत यदि मैं करना चाहूं तो ये कहूँगा कि मैं जब भी पत्रकारिता के क्षेत्र में 1992 से आया, उस वक्त का यहाँ का जो दौर था पत्रकारिता का, वो एक ऐसा दौर था कि यहाँ पे सिर्फ वही जानकारियाँ आया करती थी जनता के सामने, पाठक के सामने, जो एक प्रायोजित होती थी, या जो अफसर या नेता जो छपाना चाहते थे वही चीज़ें सामने आई। मतलब खबर के रूप में बहुत ही कम ऐसी बातें थी जो खबर के रूप में कभी सामने आई हो। और उस दौर में कुछ शाम के अखबार भी यहाँ पे इस तरीके से चल रहे थे, जिनमें छोटी मोटी जो दिन भर की घटनाएं हुआ करती थी, संबंधित पुलिस से, क्राइम में जो भी है, जुआ, सट्टा, मादक पदार्थ, ऐसी जो झगड़े वगैरह, इस टाइप की खबरें, और कुछ ऐसे जो प्रेस नोट वगैरह चला करते थे, उस टाइप से ये पूरा दौर चल रहा था। उस दौर में जब हम यहाँ पे, मैं खुद आया जब पत्रकारिता में, तो उस वक्त मेरे पास में मॉर्निंगर अखबार था लोक स्वामी के नाम से, जो कि मैंने मध्य प्रदेश से एक कद्दावर कांग्रेस नेता थे महेश जोशी, उनसे लिया था, उनसे ख़रीदा था। और जब उसके बाद में जब मॉर्निंगर अखबार को हमने स्टार्ट किया तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसका सामना मुझे करना पड़ा, क्योंकि मैं बेसिकली सराफत से संबंधित रहा, तो मुझे कोई ज़्यादा जानकारी थी नहीं, और उस अखबार को चलाना बहुत नामुमकिन नज़र आने लग गया कि नहीं, इसको ज़्यादा हम खींच नहीं पाएंगे। तब मेरे जो एडिटर थे वो मुंबई से थे। पहले माया एक मैगज़ीन चला करती थी, उसके चीफ ब्यूरो मुंबई थे रविंद्र श्रीवास्तव जी, और उनके जो साथ में थे असिस्टेंट एडिटर के रूप में वो सामना में काम करते थे, रजनीकांत वर्मा। ऐसे ये दो लोग थे जो मेरे पास में मेरे आधार स्तंभ, इस अखबार के मुख्य स्तंभ रहे। उन लोगों ने फिर ये हम लोगों ने डिसाइड किया बैठ के कि इससे तो बेहतर है कि हम इसको इवनिंगर में ले जाएं और एक अपनी एक लाइन खींचें, जो ट्रेंड चल रहा है उससे अलग हट के हम अखबार को रूप स्वरूप दें उसको। और उसी के मद्देनज़र फिर हमने मॉर्निंगर को थोड़ा साइडलाइन करते हुए संध्या लोक स्वामी नया टाइटल लेके हमने इवनिंगर अखबार की शुरुआत की। अब वो जब अखबार की जब शुरुआत हुई तो हमने इसको बिल्कुल एकदम उस पैटर्न पे जब अखबार को लेकर आए, तो हमने शहर की घटनाओं को मुख्य रूप से प्रथम पृष्ठ पे लेना शुरू किया, और प्रेजेंटेशन जो था वो एक टेबलाइट जो अखबार का एक नेचर होता है उसी पैटर्न में हम लोग चले बनिस्बत दूसरे अखबारों के। कि यहाँ पे उस वक्त जितने भी इवनिंगर अखबार थे उसमें फ्रंट पेज पे 10, 12, 15 खबरें हुआ करती थी। हम 2-3 खबरों को लेके हम लोगों ने बड़े हेडिंग्स वगैरह उठाना, और लोकल जितनी खबरें थी उनको हम लोगों ने पूरा तरीके से सर्वे करके और खबरों को
प्राथमिकता के तौर पे मतलब उसको उठाना शुरू किया, और नतीजा ये निकला कि धीरे 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 अखबार की लोकप्रियता बढ़ती गई। और पत्रकारिता की जहाँ तक है, मैं खुल के सब बातें करना चाहूँगा कि वो एक ऐसा सेगमेंट था जिसको हम लोगों ने पकड़ लिया कि वैक्यूम कहाँ है। तो वो वैक्यूम जब था, वो था कि कुछ ऐसा वर्ग था कि जिसको कभी अखबार ने कभी छुआ नहीं, और वो तबका जो था, वो तबका था निचला वर्ग। और उस निचले वर्ग से ही पूरा क्राइम और ये सब चीज़ें जब चला करती थी, जिसको कि अनछुआ जो हुआ करता था, कभी किसी अखबार ने उस और कभी ध्यान नहीं दिया, और उस तबके को हम लोगों ने पकड़ लिया। सर, सुनने में आता है कि लोग इंतजार करा करते थे कि शाम होगी और अखबार आएगा, हम खरीदेंगे और पढ़ेंगे। हाँ, उसकी वजह यही रही ना, क्योंकि उस वक्त हम लोगों ने क्या किया कि हर वार्ड में एक एक ऐसा हम लोगों ने बंदा रखा जो हमारे लिए कि सिर्फ न्यूज़ सोर्स बना। अच्छा। मतलब एक खबरी के तौर पे रहा। जो भी कुछ घटनाएं होती थी उसी वक्त वो हमको प्रेस पे फ़ोन पे बता दिया करते थे, और हम स्पॉट पे पहुंच के उस घटना को हम कवर करते थे। और उस घटना से संबंधित जितने भी हमें दस्तावेज चाहिए या फोटोग्राफ्स वगैरह जो चाहिए थे, वो सब हम लोगों ने हासिल करना शुरू किया। यही वो एक अखबार है जिसने इंदौर की पत्रकारिता में जो आरटीआई का जो आज का जो सिस्टम है, उसकी शुरुआत हम लोगों ने की थी। और उन क्रिमिनल्स के क्राइम रिकॉर्ड निकालना, उसे प्रकाशित करना, उनके फोटोग्राफ्स, उनके ताल्लुकात किस किस से, उनके सरपरस्त कौन कौन है, ये सब लोगों, ये जो एक नया ट्रेंड हम लोगों ने जब शुरू किया, तो उसको लेके काफ़ी मतलब लोगों में एक जिज्ञासा बनी, और पाठक इसकी और रुचि बढ़ने लग गई, और काफ़ी कम समय में अखबार ने एक अच्छी ऊंचाई हासिल की। अखबार ने ऊंचाई तो हासिल की, कुछ ऐसी ताकतें जो कि देश विरोधी भी थी, उनसे भी आपका सामना हुआ। एक वाकया हमें मालूम पड़ा कि आपके प्रेस जो ऑफिस था उसको बम से उड़ाने की भी धमकी मिली। हाँ, उस वक्त क्या था कि जो इस्लामिक संगठन सिमी हुआ करता था, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ स्टूडेंट मूवमेंट ऑफ इंडिया करके, SIMI करके, सिमी करके, उस पूरे जो संगठन था वो काफ़ी ऐसी गतिविधियां, देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त था। और उसके पूरे ताल्लुकात जो थे वो इंटरनेशनल पूरे ऐसे संस्थाओं से थे जो देश में मतलब आतंक को बढ़ावा देने का काम कर रहे थे। और उस संगठन को नाबूद करने में इस अखबार ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। और उस वक्त जब लोगों को ये तक पता नहीं था कि सिमी होता क्या है, लोग अक्सर यहाँ तक कि कई पुलिसकर्मी भी, अफसर भी सिमी मतलब किसी लड़की का नाम समझते थे, जबकि वो इस्लामिक इंडिया। अच्छा, सिमी को लड़की का नाम समझ लिया करते थे, स्टूडेंट कोई लड़की होगी। हाँ, SIMI मतलब स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के नाम से वो जाना जाता था, जिसका सर्वा थे सफदर नागौरी। अच्छा। और उन सफदर नागौरी के पूरे हम लोगों ने, उनका जो पूरा गिरोह था जिसमें इमरान अंसारी थे, उसमें अमजद करके थे, काफ़ी लोग थे इसमें। जो खास इनका जो अड्डा था वो खजराना क्षेत्र था, जहाँ पे इज्तिमा किया गया था उस वक्त, जहाँ पे देश विदेश के मौलवी मुल्ला सब लोग आए हुए थे। और ये बात है लादेन के बाद में, जब ये लादेन की जब मौत हुई और उसके बाद में ये सब चीज़ें घटनाक्रम जो चलता रहा। और उसमें 2001 की बात है, तब हमने लिखा था कि लादेन की लार सिमी करके, ऐसा हेडिंग था हम लोगों का। और इनके जो दूसरा जो सबसे बड़ा अड्डा बना वो ग्वालटोली क्षेत्र बना, बांदा कंपाउंड की जो मस्जिद वगैरह है, वो इसकी बहुत बड़ी एक गढ़ माना गया। सर, इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है, तो क्या व्यापार के दृष्टि से ही मिनी मुंबई कहा जाता है या फिर और भी कुछ चीज़ें थी मिनी मुंबई कहने के पीछे? मतलब खास तौर से व्यापार भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, पर इसके अलावा मुंबई का जो कल्चर था
वो इंदौर की एक परछाई बन के रह गया और इंदौर को इसलिए मिनी मुंबई कहा जाने लगा। और उसमें सबसे बड़ा जो कारण बना है वो मुंबई का अंडरवर्ल्ड, जिसके सीधे कनेक्शन इंदौर और इंदौर के आसपास जितने भी मादक पदार्थ क्षेत्र रहे, नीमच, मंदसौर, रतलाम, ये ऐसे क्षेत्र रहे जहाँ से इनका पूरा आना जाना और इनका ड्रग्स का जो कारोबार था वो चलने लग गया। उस वक्त करीम लाला जो ड्रग माफिया हुआ करते थे, करीम लाला तो बहुत फेमस माफिया थे। यहाँ हिंदुस्तान में सबसे बड़ा ड्रग माफिया वो ही हुआ करते थे मुंबई से। और उनका यहाँ आना जाना और यहाँ से पूरा ड्रग्स है वो मुंबई जाया करता था, वाया मंदसौर नीमच से होता हुआ यहाँ आता था। और यहाँ पे उस वक्त दो माफिया बहुत ज़्यादा कुख्यात रहे, जिसमें मोहम्मद सफ़ी करके जो थे और दूसरे इंदौर के हबीबुल्ला खां, ये दो ऐसे माफिया रहे जिनके इसमें नाम काफ़ी चर्चित रहे। सर एक चीज़ और सुनी जाती है या कही जाती है कि जो हबीबुल्ला खान जिनका आपने नाम बताया, जी, कहीं से कहीं ना कहीं उनका संबंध या फिर कोई कनेक्शन दाऊद से भी था। और ऐसा भी कहते लोग कि दाऊद इंदौर भी आ जाया करते थे। ये जो हबीबुल्ला खां परिवार है इसके कनेक्शन उस वक्त इसलिए रहे अंडरवर्ल्ड से क्योंकि एक तो ड्रग इनका मेन कारोबार था, दूसरा जो हबीबुल्ला खां के बेटे थे तो उसमें दो बेटे जो थे, उनके सबसे बड़ा लड़का जो था शकील और उससे छोटा जो इरफान था, उसकी सगाई जो हुई थी वो करीम लाला के भाई थे, मतलब करीम लाला की भतीजी रहीम लाला जो उनका भाई था उनकी बेटियों से हुआ था। अच्छा। और इंदौर में जब सगाई हुई थी तो इंदौर के सिरपुर तालाब में उसकी पार्टी रखी गई थी, जहाँ पे हाजी मस्तान वगैरह काफ़ी माफिया हाजी मस्तान इंदौर आए थे। इंदौर आए थे उनकी सगाई में। और उसके बाद भी कई मर्तबा हाजी मस्तान इंदौर आए हैं और इंदौर में आके बैग परिवार वगैरह के मेहमान बन हुआ करते थे। और यहीं से उनकी जो पार्टी थी उसका भी संचालन किया होता था यहाँ से। इस तरीके से पूरा अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात इनके रहे। और उस वक्त जब फरारी का दौर था इन दाऊद और इनके परिवार का, तो वो अक्सर यहाँ पे इंदौर में आके फरारी काटा करते अच्छा, थे। दाऊद इंदौर में फरारी काटने आया था। हाँ, इनके भाई वगैरह जो इकबाल है, अनीस वगैरह, ये सब लोगों ने इंदौर में फरारी काटी है। सर महिदपुर के पास ये कोई गांव भी था जहाँ पर आधुनिक मशीन गन इस तरह की कुछ बंदूकों का जखीरा भी मिला था। हाँ, उसकी वजह क्या है कि इंदौर से क्या होता था कि ड्रग्स वगैरह भी बहुत जाया करता था। और ख़ास तौर से इंदौर से अवैध जो दारू थी, स्प्रिट वगैरह, वो यहाँ से गुजरात जाया करती थी और राजस्थान जाया करती थी। उसको जो सबसे बड़ा जो उस वक्त माफिया रहा, शराब माफिया, वो महमूद खान रहा। और उनके भाई आर खान जो रतलाम के महानगर जो उसके रहे, वहाँ के मेयर वगैरह भी रहे हैं रतलाम के, वो परिवार रहा। और वो यहाँ से टैंकरों के मार्फत से उनके कई केसेस वगैरह हुए। और वो जो उनके ताल्लुकात जो थे, तो उसमें सबसे बड़ा जो नाम आया सामने वो सोहराबुद्दीन का रहा, जिसे बाद में फिर गुजरात पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था और गुजरात में काफ़ी उसका साम्राज्य बन गया था। उसकी वजह है कि गुजरात में लतीफ़ करके थे एक, जिसको गुजरात का दाऊद कहा जाता था। अच्छा। वो लतीफ़ जो थे वो माफिया रहे वहाँ पर। वो पूरा दारू का धंधा अवैध पूरा उसी के कंट्रोल में था और ये पूरी दारू वहाँ जाती थी। और वहीं से फिर ये महमूद खान और इनके ताल्लुकात रहे। तो जब ये मुंबई ब्लास्ट हुआ, बम ब्लास्ट, उसके बाद जो पूरा जखीरा जो था वो पोरबंदर बंदरगाह की तरफ से आया था। तो उसमें जो हथियार थे वो हथियार वहीं पे डंप कर दिए गए थे। फिर वो हथियार को धीरे से जो वक्त गुजरा उसके बाद में लाना था, तो यही सोहराबुद्दीन उसको टैंकर में लेके जिनिया आए थे और जिनिया के कुएं में उन हथियारों को डंप कर दिया गया था। तो उस वक्त अजय शर्मा जी उस वहाँ पर DIG थे, उन्होंने रेड करके उन हथियारों को निकाला था। और कौन सी गन थी लगभग ज़्यादातर उसमें सर? उसमें AK-47 थी सर। AK-47 जी। और उसी संदर्भ में, उसी रेफरेंस में इंदौर में महमूद खान के फार्म हाउस 9 माइल पे छापामारी की गई थी और वहाँ से भी एक AK-47 जब्त की गई थी।
और महमूद खान और उनके साथियों पे, सोहराबुद्दीन वगैरह पे ताड़ा का केस लगा था और ये गुजरात की जेलों में बंद रहे थे। सर आपको इतनी जानकारियां जो है वो पत्रकारिता करते करते आपके सब संदर्भ में चीज़ें आई होंगी। जी ऐसा कहा जाता है कि आपका पत्रकार उस समय, आपका जो पेपर है, माफ़ कीजिएगा, उस समय इकलौता ऐसा पेपर था जिसका रेफरेंस बड़े बड़े कोर्ट में बड़े बड़े केसों को रिजॉल्व करने के लिए प्रमाण के हिसाब से मतलब उसको मान्यता दी गई थी, मतलब माना जाता था। ऐसा कुछ है? हाँ जी, उसकी वजह कही रही कि हम लोगों ने जब भी कोई भी रिपोर्टिंग की है इस अखबार के माध्यम से, और हम लोगों का जो टैगलाइन थी वो भी यही था, लिखित और सच्चा दस्तावेज। हमने जो भी रिपोर्टिंग की है वो दस्तावेजों के आधार पे ही की थी। ओके। और यही वजह है कि इस अखबार को प्रामाणिकता के तौर पे हमेशा देखा गया। उसका सबसे बड़ा एक उदाहरण मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि जो आप कह रहे हैं ना कोर्ट में पेश किया जाता था, कि उस वक्त विधायक प्रकाश सोनकर थे, जिनका कि लुनियापुर, मतलब उनके गृह क्षेत्र में ही लुनियापुर कब्रिस्तान है, वहाँ पे वो हिंदू मुस्लिम कुछ विवाद हो गया था। अच्छा। और उन पर फिर एक 307 का मुकदमा, 302 के मुकदमे भी लगे थे। पर उसमें सबसे बड़ी बात थी कि जो इंसान मृतक था वो मुस्लिम परिवार से था, और उसके हाथ में पत्थर वगैरह, बड़े पत्थर थे, और वो फोटोग्राफ्स हमने छापे थे, और उन फोटोग्राफ्स को कोर्ट में पेश किया गया था उस अखबार को, कि ये मृतक है, उसके हाथ में ये एग्रेसिव था और इसके हाथ में पत्थर थे, और ये इनको मारने के लिए खड़ा हुआ था, और ये नहीं मारते उसको, झगड़ा इनको नहीं बचाव करते तो वो इसको मार देता। ऐसा करके उस आधार पे से फिर कोर्ट ने उनको वहाँ पे निर्दोष साबित किया था। अच्छा, प्रकाश सोनकर जी ने आत्मरक्षा के चलते जी जी। क्रिया की प्रतिक्रिया बोलते हैं। हाँ। फिर इस फैसले के खिलाफ ये लोग हाई कोर्ट भी गए। अच्छा। हाई कोर्ट के बाद में भी इनके खिलाफ फैसले वो बरकरार रहा। फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट में भी वो फैसला वैसा को वैसा बरकरार रहा। मतलब इस अखबार की जो ऑथेंटिसिटी है वो बिल्कुल उस वक्त के दौर में एक जनमानस पे ऐसी चस्पा हो गई थी कि इस अखबार में जो भी लिखा गया है वो सत्य है, प्रमाणित है। सर ये सब चीज़ें उस समय जब आपने छापी, अभी भी छापते हैं, खोजी पत्रकारिता का भी इंदौर के अंदर प्रचलन जो है वो आप ही लाए। जी। तो खोजी पत्रकारिता में कितनी क्या रिस्क इन्वॉल्व रहती? रिस्क तो बहुत रही, जैसे कि सिमी का जब भी हम लोगों ने ऑपरेशन चलाया और उसी ऑपरेशन के मद्देनज़र इंदौर के माणिकबाग क्षेत्र से 14 सिमी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें सबसे बड़ा जो इनका जो मुखिया था सफदर नागौरी, इमरान अंसारी, ये सब लोग वहाँ पे उस बंगले पे से गिरफ्तार किए गए थे, और वहीं से सिमी की कमर टूट गई थी और सिमी बिल्कुल नेस्त नाबूद हो गया था। और ये सिमी का जो सबसे पहला प्रदर्शन हुआ वो बाबरी मस्जिद गिरने के बाद इंदौर के बांदा कंपाउंड मस्जिद क्षेत्र से इन्होंने एक अलामती मार्च निकाला था, अलामती मार्च, और वो मार्च निकाल के ये कलेक्टर ऑफिस तक गए थे। उसमें काफ़ी उत्तेजित बातें इन लोगों ने कही थी, और उसकी वीडियोस वगैरह सब मेरे पास ही थी, क्योंकि उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जनरली कोई यहाँ पे था नहीं, और ना ही ये नेशनल जो न्यूज़ थी, जो चैनल्स थी, उसमें एक आज तक की मेन रूप से चला करता था। अच्छा अच्छा। तो और एक GTV वाले का जी न्यूज़ थी, ये 2 न्यूज़ ही हुआ करती थी। तो यहाँ पे उन लोगों ने भी कभी कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेने के कारण, और रिकॉर्ड सब मेरे पास था, और वही रिकॉर्ड मैंने पुलिस को दिया था, और उसी के बदौलत फिर ये काफ़ी छापेमारी और ये गिरफ्तारियाँ हुई, और सिमी यहाँ से जड़ से साफ हुई। ये जो खोजी पत्रकारिता होती है, जैसे पत्रकारिता में बड़े खुलासे करना, थोड़ा ऐसा है कि आपने पहले भी कई इंटरव्यूज़ में कहा कि आप तो चांदी की चम्मच लेके आए थे, पैसा कमाना ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन आपकी फिर भी धनबल था, हिम्मत थी, सपोर्ट था। आज के जो युवा पत्रकार हैं, अगर वो इस तरह के खुलासे करना चाहे, या फिर आपके ऊपर जैसे कार्रवाई भी हुई, उस पर हम बात करेंगे, कुछ चीज़ों पे हम बात इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि वो कोर्ट में उस पर अभी विचाराधीन है, इस वजह से उस पर बात हम नहीं कर सकते, जितना कर सके उतना कर सकेंगे। लेकिन सर आज के युग में खोजी पत्रकारिता या फिर
बड़े खुलासे करना छोटे मोटे पत्रकारों की बस की बात है या नहीं? ये जो भी आप जो कह रहे हैं ना कि उसकी बहुत बड़ी कीमत मैंने अदा की। जैसे आपने पहले जो सवाल किया था कि घर फूंक के हाँ। ये पत्रकारिता को हम लोगों ने जिंदा रखा है, और वो हकीकत भी साबित हुआ। जब ये हनी ट्रैप जो एक ऐसा स्कैंडल था जिसको हम लोगों ने खुलासा किया, पर्दाफाश किया, तो उसमें सीधे तौर पे सत्ता के साथ हम लोगों की दुश्मनी हो गई। और तत्कालीन जो यहाँ के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के कमलनाथ, और कुछ जो नौकर साहब भ्रष्ट और जो उस कांड में लिप्त थे, उन सभी ने मिलके मुझे षड्यंत्र पूर्वक साजिशाना ख़त्म करने की एक पूरा ऑपरेशन तैयार किया। और वो ऑपरेशन क्लीन के नाम से मध्य प्रदेश में पहला शिकार मुझे बनाया। जो इन्होंने रातों रात 45 दिन में करीबन 50-55 केस मुझ पे जो लाद दिए, फर्जी केसेस, एक ओपन खिड़की खोल दी गई थी, स्टॉल टाइम लगाए गए और सबको आमंत्रित किया गया, और उसमें कई तरीके से लोगों पे जबरन दबाव दे के दबाव डालकर उन्होंने जो फर्जी केसेस लगाए। हालांकि ये सब अब कोर्ट मैटर है, इसलिए इसमें ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। मुझे भारत के हिंदुस्तान की न्यायपालिका पे, इंदौर की न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, और मुझे बिल्कुल क्योंकि यकीन है कि मेरे साथ इंसाफ होगा। एक बार आपने जब पहले पत्रकारिता की, बहुत सारे खुलासे किए, अराजक तत्व, असामाजिक तत्वों के खिलाफ जो है खुलकर छापा, तो आपको एक शौर्य पुरस्कार भी प्राप्त। हाँ, मतलब ये जो खास तौर से जो सिमी के ऊपर मैंने जो रिपोर्टिंग की थी, और कई ऐसे स्टिंग ऑपरेशन की, जो ये कहते हुए मुझे बेहद गर्व हो रहा है कि यही एकमात्र मध्य प्रदेश का एक छोटा सा अखबार, जिसे सांझी लोकस्वामी के नाम से जाना जाएगा, और टेबलेट साइज में ये अखबार होने के बावजूद एक छोटे से इंफ्रास्ट्रक्चर में इस अखबार ने जो एक मुकाम पाया, और वो देश की जितनी नामी चैनल्स, न्यूज़ चैनल थी, उस पे आए दिन मेरी खबरें चला करती थी। कर्टसी बाय लोकस्वामी लिखा कर जाया, कर्टसी बाय लोकस्वामी। जी। कई ऐसे ऑपरेशन थे जो हम लोगों ने किए। ऑपरेशन ब्लड बैंक किया था, ऑपरेशन फेक करेंसी किया, ऑपरेशन हथियार किया, ऐसे कई ऐसे ऑपरेशंस रहे हैं जिनका खुलासा हम लोगों ने किया। ऑपरेशन मुद्रा एक भी हुआ है। और ख़ास तौर से जो बताऊं कि ये आसाराम वाला जो स्कैंडल था, वो पूरा ही हमने ब्लास्ट किया था। आसाराम जी बापू वाला जो केस था, जी, उसमें जो गुजरात की दोनों लड़कियां थी, जिन्होंने फिर आसाराम और उनके बेटे पे जो आरोप लगे, वो उन्हीं लड़कियों को पूरा हम लोगों ने प्लेटफॉर्म दिया था लोकस्वामी में, अखबार के जरिए ही। उस पूरी उनकी बातों को जनता के सामने, प्रशासन, सरकार के सामने लाया गया था, और अब वो जेल में जी है। सर, उस समय जब आप पे कार्रवाई चल रही थी, तो मीडिया जगत में, इंटरनेट पर जितनी भी वीडियोस चल रही थी, जितनी भी वीडियोस वायरल हो रही थी, उनकी कमेंट हमने खंगालने की कोशिश करी, तो काफ़ी हद तक हमको एक कमेंट ऐसा मिला कि आपने पुराने समय में महेश जोशी करके एक नेता हुआ करते थे, उनके खिलाफ बहुत खबर छापी, या फिर उनके पता नहीं उनका क्या केस था, उनको उजागर किया आपने। इस वजह से भी ये कार्रवाई जब कांग्रेस की सरकार आई इतने सालों में, तब हुई, ऐसा कुछ लोग भी बोल रहे थे कमेंट बॉक्स में। देखो प्रतीक, मैं बहुत छोटी सी बात पे बहुत बड़ा खुलासा करना चाहूँगा कि इंदौर के जो अखबार जगत है, उसके बारे में सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि ये सब बाजारू जो कलमें थी, जो चंद चांदी के सिक्कों पे खनकती रही, और कमलनाथ का बाजा बनके मेरे चरित्र को, मेरे परिवार को जिस तरीके से उन्होंने बदनाम किया है, तो मैं इन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जो कांच के घरों में बैठे हैं ना, वो किसी के पे पत्थर नहीं फेंका करते हैं। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ अखबार की आड़ में अपनी दुकानें सजाई है, पैसा कमाया है, और अखबार की आड़ में ही ये ज़मीन जायदाद का धंधा करते हैं। और आज इंदौर में जितने भी अखबार वाले हैं, उनको आप खंगालेंगे तो हर जगह सिर्फ इनकी कॉलोनी, इनके बोर्ड ही नज़र आएंगे, जिसमें व्यक्तिगत तौर पे मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, किंतु इनका मूल धंधा जो है अखबार की आड़ में, वो लोगों को ब्लैकमेल करना है।
और इंदौर में ज़मीन जायदाद के सब सौदे करना है। पानी के भाव ये विवादित ज़मीनें खरीदते हैं और सरकारी प्रशासन को अपने कब्जे में करके अपना काम करवाते रहते हैं। इन अखबारी जो लाला जो धन्ना सेठ हैं, इनके लिए सिर्फ मैं यही कहूँगा कि यही लोग थे जो मेरी लोकप्रियता से बड़े जले भुने हुए थे और इनको ये चीज़ें रास नहीं आ रही थी कि एक सराफे से निकला हुआ व्यक्ति आज अखबार जगत में अपने आप को उस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है जिसकी इनको कभी कल्पना भी नहीं थी। इनने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक अखबार उस हाइट तक जाएगा जहां मैंने इस लोकस्वामी अखबार को पहुंचाया है। और यही जलन इन लोगों को एक डाह बन के उतर गई। और जब ये मेरे साथ हादसा हुआ तो उसमें ये कमलनाथ कि ये सब चरणदास बन के, इनके चारण भाट बन के और पैसों के जो इनको किसी भी रूप में इनको जो लालच दिया गया, विज्ञापन के रूप में कहें या और किसी सुविधा के रूप में, और ये सब जितने भी इंदौर के जितने धन्ना सेठ थे, लाला सेठ थे, अखबार माफिया थे, वो सब टूट पड़े। नहीं तो इतनी हिम्मत इनकी नहीं होती। और यही मीडिया की बदौलत मेरा जो चरित्र था, एक अखबार का जो एक पत्रकार का मेरा जो इमेज थी, उस पे इन्होंने माफिया की चादर ओढ़ा दी। अब हर जगह क्योंकि माफिया चला सर, और जो मूल अभियान था हाँ, उससे थोड़ा सा मुद्दा भटक गया, क्योंकि हनी ट्रैप की बात तो फिर उसके बाद किसी ने की नहीं तो वो उसी मुद्दे को दबाने के लिए, इनके जो पाप थे उस पाप को छुपाने के लिए ही तो ये पूरी मुहिम लाई गई ना। क्योंकि उस हनी ट्रैप कांड में 30, 40, 50 जितने भी ये लोग थे, अफसर और नेता, वो सब बिल्कुल उस रूप में थे कि ये अपने परिवार के बाल बच्चों, अपने बीवी बच्चों से किसी से नज़र मिलाने के काबिल ही नहीं रहते। और यही वजह रही कि मैं अखबार जब ये प्रकाशित कर रहा था सीरीज़, तो मुझे लगातार धमकाया जा रहा था, मुझे दबाव डाला जा रहा था कि सीरीज़ को मैं बंद कर दूं। और जब मैं नहीं रुका तब इन्होंने उसका ये जो सरकारी हथकंडे होते हैं और जो कमलनाथ जो महाभ्रष्ट चरित्रहीन है, इस प्रदेश का दुर्भाग्य कहें कि ऐसा उद्योगपति, पैसे का लालची, दौलतखोर, हवसखोर, वो मुख्यमंत्री बनकर आज मध्य प्रदेश की सत्ता पे आके काबिज हुआ। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अभी तक का कांग्रेस के जितने भी मुख्यमंत्री आए होंगे या बीजेपी के आए, उनमें सबसे निकृष्ट और सबसे जिसको कहते हैं हलकट मेरी भाषा में, वो ये मुख्यमंत्री कमलनाथ ही है। जैसा कि आपने इतनी सारी बातें बताई, कमलनाथ जी ही शुद्धि का ऑपरेशन लेकर आए थे, लेकिन उनके साथी नेता, जैसे मैं कहूँ दिग्विजय सिंह एक बड़े नेता थे उस समय, उस दौरान जब आपके ऊपर कार्रवाई हुई तो उस दौरान 2 या 3 दिन के अंदर जो भी ट्वीट्स आए, हमने एक डेटा निकाला जो कि 5 दिसंबर 2019 को न्यूज़ 18 में चली एक खबर का रेफरेंस लेकर हमने निकाला। उसमें लगभग 20 ट्वीट इन 2-3 दिनों में दिग्विजय सिंह के आए, सज्जन सिंह वर्मा के 22 ट्वीट आए, 38 ट्वीट जीतू पटवारी के भी आए, तुलसी सिलावट के 60 ट्वीट आए, और उस समय जो विपक्ष में थे कैलाश विजयवर्गीय जी, उनके 50 ट्वीट आए। लेकिन आपके ऊपर जो इतनी बड़ी कार्रवाई की गई, रातों रात कार्रवाई की गई, उसमें उसके बारे में किसी का ट्वीट, एक भी ट्वीट किसी ने नहीं किया। तो ये क्या जो कमलनाथ जी थे, उनके खुद के मुख्यमंत्री के साथ ये लोग खड़े हुए पाए नहीं गए, या फिर आपका इतना बड़ा दबदबा उनके ऊपर था कि वो मुख्यमंत्री भी ये दबदबा मेरा नहीं है, क्योंकि मैं तो उस वक्त तक इन लोगों ने मुझे नेस्तनाबूद कर दिया था। पर मेरा ये कहना है कि जो भी एक रुतबा ये कहें या इसकी तानाशाही कहें, वो नेताओं पे बिल्कुल हावी थी। और नेताओं में आज मैं दिल खोल के कह रहा हूँ और बड़े ही गर्व के साथ कह रहा हूँ कि एकमात्र कैलाश विजयवर्गीय जी ही वो नेता थे जिन्होंने उस पूरे एक्शन का विरोध किया। हालांकि उन्होंने बोला पक्षपात वाली राजनीति है, तरीके से अपने गुनाहों को छिपाने के लिए की जा रही है। हाँ, तो ये गलत है। हाँ, ये बोलने वाला एकमात्र इंसान ऐसे थे जो खुल के सामने आए थे, और यही उनकी पहचान है। इसी वजह से वो आज जनमानस एक लोकप्रिय नेता के रूप में आज इंदौर में आज पहचाने जाते हैं, मध्य प्रदेश में पहचाने जाते हैं, पूरे देश में उनकी लोकप्रियता सिर्फ इसी वजह से है कि वो एक आम आदमी की दुख दर्द में शामिल होते हैं।
वही एकमात्र ऐसे इंसान है जो हर पार्टी के कार्यकर्ता कहें या उनके विधानसभा क्षेत्र के कहें, हर एक को नाम से जानते हैं और नाम से पुकारते हैं। अभी नाइट कल्चर और नशे पर वार पर भी वो सामने सख्ती से आए और कहा कि इंदौर की ये परिपाटी नहीं, ये भी बंद होना चाहिए। सर, ये जो हनी ट्रैप का कांड था, क्या यही एक वजह मात्र थी? आपको यही वजह थी, उसकी वजह नहीं तो आज वो जब सत्ता पे काबिज हुए तब तक तो मैं कोई माफिया नहीं था, तब तक मेरे पे कोई ऐसे अपराध उनको नजर नहीं आ रहे थे। उस वक्त तक मैं कोई ऐसा बदमाश गुंडा उस तरीके से नजर नहीं आ रहा था कि अखबार की आड़ में मैं ये सब कर रहा हूँ। तो मैं उन भाई साहब को, कमलनाथ जी जो मुख्यमंत्री रहे, उनको जता देना चाहता हूँ कि जीतू सोनी एकमात्र वो व्यक्ति रहा जो अखबार जगत में पैसे लेके आया था। अखबार की आड़ में मैंने कोई पैसा नहीं कमाया। मैंने कभी किसी नेता का कभी जन्मदिन नहीं बनाया मेरे अखबार में। मैंने कभी कोई इनसे हाथ जोड़ के कभी कोई मैंने विज्ञापन नहीं लिए हैं। और यही वजह है कि ये अखबार बेखौफ खबरें लिखता रहा है। और मैं सबसे बड़ी बात गर्व के साथ ये कहूँगा कि मैं ही वो व्यक्ति रहा जो इंदौर में इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ की शुरुआत की है। और न्यूज़ ऑन व्हील के मैं प्रोजेक्टर के जरिए राजवाड़े पे, मालवा मिल चौराहे पे, छावनी चौराहे पे इत्यादि जगहों पे मैं दिखाया करता था। और इसी अखबार के बैनर पे मुझे ये कहते हुए आज बेहद गर्व है कि स्वच्छता अभियान की शुरुआत संजय लोकस्वामी ने की है, कॉलेज के स्कूल बच्चों के साथ मिलकर। यही वो अखबार था जिसने जगह जगह डस्टबिन लगाए थे। यही पहला अखबार था जो आज इंदौर नंबर 1 स्वच्छता में आया है। तो उसकी नींव यदि कभी आप खंगालेंगे तो वो लोकस्वामी ही नजर आएगा, उसके प्रमाण है। और उसका जो करता धरता था वो आज बीजेपी का एक अच्छा साइबर सेल का बहुत बड़ा मतलब पदाधिकारी भी है। आप जो भी खबरें छापते हैं वो बिल्कुल प्रमाण के साथ छापते हैं, क्योंकि देखा जाता है कि अगर मान लो कोई कागजात है, उस कागजात का फोटो बाकायदा उसमें क्या क्या है, नंबर के साथ, बिल नंबर, चेक नंबर, बहुत सारी चीजें उसमें होती है। और लोग इससे जोड़कर ये भी देखते हैं कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, जैसे एक टीवी डिबेट के अंदर वरिष्ठ पत्रकार कोई मनीष दीक्षित ने आपको भस्मासुर की भी संज्ञा दी और उन्होंने कहा कि आपके पास दोनों पार्टियों के नेताओं के काले चिट्ठे हैं, वही जो आप डॉक्यूमेंटेशन रखते हो। उसकी वजह मैं बताऊं आपको, ये कहूंगा कि मैंने अखबार जो यहाँ पे ट्रेंड चल रहा था उसको तोड़ा है। अच्छा। मैंने अपनी लाइन खींची। मैं उन खींची हुई लाइनों पे कभी नहीं चला जो यहाँ पे ट्रेंड चल रहा था। क्या ट्रेंड चल रहा था? यहाँ वही ट्रेंड चल रहा था, ये पैसे लेके ही खबरों को छापना है और सब अच्छी सबको अच्छा दिखाना है। यहाँ पे कोई उस वक्त कोई ऐसा दुष्चरित्र इंसान नहीं था, कोई ऐसा भ्रष्टाचार नहीं था। जब सेठ जी की गाड़ी को धक्के लगते थे, जब उनको गड्ढे नजर आने लगते थे, जब उनका कहीं किसी विभाग में काम रुकता था अखबार माफिया का, तो उनको उस वक्त उस विभाग में भ्रष्टाचार नजर आने लगता था। मेरे कहने का मतलब यह है कि ये अखबारों ने सिर्फ अखबार की आड़ में ही पूरा अपना साम्राज्य स्थापित किया है। आज जो कुछ भी है ये सब अखबार को देखेंगे तो आज जैसे आज अखबारों के बैनर पे ये लोग व्यापार मेला लगाते हैं, ये लोग जमीन जायदाद का पूरा खेल खेलते हैं, प्रॉपर्टी मेला लगाते हैं। उधर आप जाएं तो मेडिकल काउंसलिंग की पूरे शिविर चलाते करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये उस बैनर पे जितने भी इंस्टीट्यूट है उनको अपने कब्जे में लेते हैं, उन मेडिकल संस्थाओं कॉलेजों को अपने कब्जे में लेते हैं। इंदौर के जितने जमीन के भूमाफिया, जमीन के बिल्डर्स वगैरह जो भी यहाँ हैं उनको अपने कब्जे, अपने बैनर पे तले रखते हैं और इनसे वो एजेंटी वसूल करते हैं। और आप देखें इनके जो भी मेले लगते हैं, प्रॉपर्टी मेले, आप उनमें जाएं तो रेरा में कई ऐसे जो रजिस्टर्ड ही नहीं है उनके वहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं। चोरों पत्रकारों के है कहीं ना कहीं, बड़े पत्रकार या मीडिया नहीं, जो माफिया हैं। अच्छा। तो आज उनके बैनर तले तो बैठे हैं। हाँ। मतलब वो आज उनके सरपरस्त पे वो माफिया बैठे हुए हैं। तो ये अखबार का काम नहीं है। अखबार का काम है खबर को प्रकाशित करना है और वो खबरें जो दबी छुपी है। ये सिर्फ सूचना पत्र होते थे जब तक, ये सिर्फ सूचनाएं लोगों तक पहुंचाते थे, खबरें नहीं पहुंचाते थे। खबरें पहुंचाने का काम ही से अखबार ने किया, संजय लोकस्वामी ने। और यही वजह रही कि इसको
हर आफत का सामना करना पड़ा, क्योंकि हम सिस्टम के खिलाफ रहे। और यही वजह रही कि जैसे जैसे संजय लोकस्वामी आगे बढ़ता गया, साल दर साल ऐसे ही जो मेरे विरोधी थे उनका कारवा बढ़ता चला गया, उसमें हर लोग शामिल होते गए। यहाँ तक कि जब मेरे पे ये हादसा हुआ, मेरे पे जो आफत टूट पड़ी, ये कहर ढाया इन लोगों ने, तब ये कहा गया कि इसने तो किसी को छोड़ा ही नहीं था। मतलब हर आदमी जो मुझसे परेशान रहा, इस अखबार से परेशान रहा, जिसको मैंने बेनकाब किया, जिनकी सच्चाई उजागर की है, वो सब लोग एक ही जगह इकट्ठा हो गए। और जिस तरीके से कोई चोर होता है और मॉब लंचिंग होता है, पूरा गांव टूट पड़ता है, वैसी ही हालत इन लोगों ने यहाँ पैदा की। उसमें चंद जो यहाँ के भूमाफिया थे, हाँ, और चंद जो ये बड़े अखबार वाले हैं, जिनका धंधा है, अखबार नहीं है, ये अखबार की आड़ में दूसरे सब काम करते हैं, फेक न्यूज लगाते हैं, जिनके आए दिन खंडन आते रहते हैं। सर फाइल तो आपके पास भी बनी हुई है बहुत सारे लोगों की, मेरे पास तो फाइल होती है ना, क्योंकि मैं बिना रिकॉर्ड के कुछ करता नहीं हूँ। मेरा नेटवर्क है और उन्हीं फाइलों, उन्हीं कागजातों के आधार पे मैंने रिपोर्टिंग की है। मैंने किसी को ब्लैकमेल नहीं किया है। अच्छा, ये जैसे चश्मा तो इन्होंने लगाया है, जो लोग हुआ, ये जो लोग बड़ी बड़ी करते हैं। जैसे मैं आपको माफ कीजिएगा, एक बात याद आ रही है कि जो लोग बड़ी बड़ी कार्रवाई कर देते हैं, कभी कभी अखबारों पर और पत्रकारों पर भी मानहानि का केस लगा देते हैं, तो उन सब से बचने के लिए डॉक्यूमेंटेशन जरूरी होता है। बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको, हमारी तो टैगलाइन ही वही है, लिखित और सच्चा दस्तावेज। उसी टैगलाइन पे हम रहे, नहीं तो हम पे तो कई लोगों ने मानहानि के मुकदमे लगाए, पर कोई सक्सेस नहीं गया है। सभी में हमारी जीत हुई, क्योंकि हम सब प्रमाण और खबर की तह तक जाकर उसकी सच्चाई को खंगालने के बाद ही के खबर को लिखते हैं, प्रकाशित करते हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण कि एक सट्टा माफिया ने हम पर 2100 करोड़ रुपए का मुकदमा लगाया, मानहानि का। 2100 करोड़ का सट्टा माफिया ने जी, आपको जी, लोकस्वामी के ऊपर। जी। और जो मोस्ट वांटेड है, आज दुबई में बैठा हुआ है, और वो केस हम जीत के आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी सच्चाई है, हमारी कलम में कोई ताकत है। फाइलें वहां काम आती है। ये दस्तावेज जब होते हैं तभी आप खबर को पूरी ताकत के साथ लिख पाते हैं। और वो कभी लिख पाते हैं जब आप निस्वार्थ हों, आप निर्भीक हो, निष्पक्ष हों। सर आपकी संपत्तियां उस समय जो कुर्क कर ली गई थी या फिर उस पर कार्रवाई जो हुई थी, उनमें से कुछ केस आप जीते या फिर उसमें आपको सफलता? नहीं, कई ऐसे केसेस हैं जिसमें मुझे सफलता मिली है, जिसमें मैं बरी भी हुआ हूँ। पर ये अभी सब अदालती विचाराधीन है, विचाराधीन है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। सिर्फ इतना कहूँगा कि मुझे न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और मुझे इंसाफ मिलेगा, ये मुझे 100% पूरा यकीन है। क्योंकि ये सब झूठे फर्जी मुकदमे थे जो मुझ पे जबरन, मेरे परिवार पे जबरन लादे गए, और यही वजह है। परिवार बहुत सफ़र किया। देखा जब आपके ऊपर कार्रवाई हुई थी तो आपके बेटे अमित सोनी वो भी संघर्ष करते हुए पाए गए, परिवार को भी बहुत सारी पूरे परिवार को जेल में डाला इन्होंने, मेरे दोनों भाइयों को जेल में डाला, मेरे दोनों भतीजों को जेल में डाला, मेरे दोनों बेटों को जेल में डाला, उसके अलावा मेरे स्टाफ को जेल में डाला। आज हालात ये रही कि उसी में एक मेरा मित्र था, जो अभिन्न मित्र था, मेरा भाई जैसा था, उसको जेल में डाल दिया गया। वो पैसे से, मतलब इंजीनियर था, और वो जेल से निकलने के बाद उस इंसान ने सुसाइड किया, सिर्फ इस वजह से कि उसको ये सदमा लग गया कि मुझे ये सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया इस केस ने। और वो उसने मरने के पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ के गया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं मौत का कारण जो है मुझ पर फर्जी जो मुकदमा लगाया, और उसमें जो कमलनाथ, सुधीर रंजन मोहंती और डीआईजी तत्कालीन जो भी रही यहाँ पे रुचिवर्धन, उनके सबके नाम लिखे थे उस इंसान ने। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो भी हुआ है, तो आज उसको लेके मेरे परिवार ने बहुत सफ़र किया है। शायद ऐसा हादसा, ऐसा जो घटनाक्रम जो हिंदुस्तान में तो क्या पूरे दुनिया में कहीं नहीं देखा गया होगा कि किसी अखबार समूह पर इस तरीके की रातों रात कार्रवाई हुई हो और प्रेस को ढहा दिया गया हो, उनके परिवार को रोड पे लाके खड़ा कर दिया हो। नोटिस सरकार जब अपनी वाली पे आती है, जब नोटिस तो सब खाना फुर्ती वो करते रहते हैं, पर ये तानाशाही का सबसे बड़ा एक ज्वलंत उदाहरण था। और उसकी वजह भी यही रही कि ये कमलनाथ उसी
कामशैली, उसी कार्यशैली का आदी रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण 84 के दंगे जो सिख को रहा है, जिसमें आरोपी बने हैं उन दंगों में, तो इनका तो रोल ही ये, इनमें इंसानियत है ही नहीं, ये शैतान है। कहीं से कहीं तक इनको नेता के ना, मतलब नेता पे लानत है, ये नेता नहीं है। कमलनाथ से याद आया कि आपके ऊपर इतनी कार्रवाई हुई, आपको बहुत कुछ खोना पड़ा, जैसा कि आपने बताया, परिवार ने सफ़र किया, लोगों ने आत्महत्याएं की। हाँ, मेरी माँ की मौत हुई इस दौरान, मेरे भाई का कैंसर था, उसको इलाज नहीं हो पाया जेल में, उसकी मौत हुई। जाने भी उसके गई। बाद में मेरा जो मित्र था उसने सुसाइड किया, मेरा ड्राइवर था वो कोमा में चला गया, उसकी मौत हो गई। ऐसे 4 मौतें हमने झेली है। मेरा कहना सिर्फ जो जनहानि हुई है उसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती है। सर, जनहानि तो हुई, बहुत कुछ आपने खोया, लेकिन उसके बाद भी आप तो अड़िग हो अभी उनके खिलाफ। यही कहूँगा कि मैं एक मिशन लेके ही अखबार जगत में आया था, मैं पैसे कमाने नहीं आया था। और उसी मिशन के बतौर मैंने जो पत्रकारिता की है, और उसका अंजाम है कि आज वो सब जो पुरानी खबरें हैं एक दस्तावेज के पास, हर एक जिससे संबंधित जो उनको है उनके पास आज भी बतौर रिकॉर्ड के जमा है। उसकी वजह सिर्फ इतनी थी कि उसमें सब सच्चाई के साथ था और प्रमाणित दस्तावेज उसमें थे। और मैं आज उसी बात को फिर दोहराऊंगा कि मैं मरते दम तक मैंने जो मिशन के बतौर मैंने जो पत्रकारिता की है, उस मिशन को मैं जिंदा रखूंगा और उन चेहरों को सबको बेनकाब करूंगा जो हकीकत में समाज के सामने बहरूपे बने हुए हैं। सर, हनी ट्रैप में कितने लोग लगभग थे? कितने लोग होंगे? करीबन 40-50 लोगों की सीढ़ियां थी लगभग। एमएमएस थे। एक ही उसमें हार्ड डिस्क में थी वो, और वो हार्ड डिस्क अभी वो हाई कोर्ट में जमा है, मैंने उस टाइम जमा करवा दी थी। हाई कोर्ट में जमा है जी। और अगर आगे कुछ ऐसा होता है तो हो सकता है कि वो लोग भी तो अभी अंडर पूरा मतलब जुडिशली है पूरा मैटर, इसलिए इस मामले में ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। किंतु इतना ज़रूर है कि वो लोग कायर लोग थे, वो सब ऐसे हैवान लोग थे जिन्होंने अपने पाप को ढांकने के लिए, छुपाने के लिए मेरे परिवार पे जुल्म और ज़्यादती किए, मुझे नेस्तनाबूद किया। किंतु फिर भी मैं आज फिर से लोगों की जो दुआएं हैं उनके बदौलत फिर से खड़ा हूँ और उसी तेवर में अखबार को मैंने ज़िंदा रखा हुआ है। और ये जो मेरा मिशन है, जो मेरी मुहिम है, वो मरते दम तक जारी रहेगी। सर, समाज के लिए सबसे हानिकारक चीज़ अभी क्या है? समाज के लिए जो हानिकारक चीज़ है वो सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान की राजनीति में जिस तरीके से अपराधियों का मतलब इन्वॉल्व हो चुके हैं और अपराधी जिस तरीके से नेता बन के आ गए हैं, और जो आज एक भोली भाली जनता, गरीब जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, सीधी सादी जनता का, वो गुंडे बदमाश नेता बन के बैठे हुए हैं। और वही सबसे बड़ा लोकतंत्र के लिए खतरा है आने वाले समय में। आप ये नोट कर लें। और ये बात आप किसी छोटे से पार्षद से लेके ले जाएं तो वो आप सांसद तक जाएंगे तो वो बातें सुनने में, देखने में आती है। और यही बात है कि पूरे हिंदुस्तान का जो सियासी पूरा मंजर है वो आज की तारीख में पूरी तरीके से एक नए उसमें ढांचे में आ चुका है। तो सब मर्यादाएं भूल गए हैं, भाषण जो भाषा शैली बदल गई है। आज मंच से किसी को भी कोई कुछ भी बोल देता है, आज लड़ते भिड़ते फिर एक हो जाते हैं। पब्लिक को सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं स्वाभिमान जो पहले के लोगों में हुआ करता था वो अब कहीं ना कहीं क्षीण होता हुआ राजनीति, भारतीय राजनीति में तो दिख रहा है। और सर, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि ये जो बड़े बड़े जिनके ऊपर केस चल रहे हैं, गुंडे हैं, वो सारी चीज़ें, इनको संरक्षण भी नेता लोग देते हैं। और आजकल तो ये देखा गया है कि बड़े बड़े काफिला के साथ घूमना, शोशाबाजी, ये सब चीज़ों का महत्व ज़्यादा बढ़ गया राजनीति में। ये क्या हो गया है कि जो सोशल मीडिया से और इससे जिस तरीके से एक माहौल बना हुआ है, वो माहौल वो तो ठीक है जहाँ तक नेताओं की और ये सब बात करें, पर उससे हो क्या रहा है कि जो जनरेशन है वो तबाह हो रही है। और उसमें सबसे बड़ा जो योगदान हो रहा है वो ड्रग्स का हो रहा है। जो ड्रग्स को कंट्रोल कोई कर नहीं पा रहा है, सब खाली बातें करते हैं। और हर घर की हालात ये हैं अमूमन कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई परिवार में एक ऐसा शख्स इससे बिल्कुल शिकार है ड्रग्स का।
और हमारे पास आए दिन इस तरीके की बातें आती है। और उसकी वजह भी सबसे बड़ी है कि इनको सबको राजनीतिक संरक्षण मिलता है। राजनीतिक संरक्षण तो उसके बिना संभव ही नहीं है। और चुनाव पुलिस का जो रहा है वो पुलिस का, मैं कहता हूं कि अभी तक ऐसा कहा जाता था कि भैया पुलिस पर, ये अब बिल्कुल सामने बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल आईने की तरह साफ है कि जो पुलिस है उसका राजनीतिकरण 101% हो चुका है। पुलिस वो काम नहीं कर रही जो उनको करना चाहिए आज के जमाने कहाँ से हो सकता है बताइए ना, कौन कर रहा है? में। हाँ, आप कुछ अखबार छाप देते हैं तो खबर बन जाती है और फिर उनके ऊपर धरपकड़ कर ली जाती है। पुलिस को बंदिशों में रख के आप उससे अपेक्षा करें कि ये पुलिसिंग करेगी, तो ये कहीं संभव है? अपराध पे कहीं कैसे कंट्रोल होगा? आप ये बताइए ना, कैसे हो सकता है इस पे अपराध पे कंट्रोल? इंदौर में तो कमिश्नरी, खुले हाथ तो है नहीं इनके। इंदौर में कमिश्नरी लागू हुई थी और उसमें क्या बदलाव है? उसमें कमिश्नरी में नेताओं की पावर थोड़ी कम हो जाती है, प्रशासन के पास ज्यादा पावर रहती है। प्रशासन के पास पावर होता है, पर प्रशासन पे जो एक लटकती तलवार है वो तो शासन की रहती है ना। तभी लोग, पुलिस जो है वो जितने भी नेता हैं, जितने हुक्मरान हैं, उनकी बंदिशों, उनके दायरे में, उनके बाड़े में है ना ये तो। उससे बाहर जा नहीं सकते। कहीं ना कहीं हाथ बंधे हुए हैं। और उसका मैं जिंदा प्रमाण हूं ना कि आज पुलिस ने मेरे पे जिस तरीके से अत्याचार किया, तो उसकी वजह यही है कि ऊपर से आदेश है। उस आदेश की तामीली में सब लोगों ने अपने आप को दरकिनार करके नियम कानून कायदों को, और मेरे परिवार पे, मुझ पे जुल्म ज्यादती की, मुझ पे झूठे मुकदमे लगाए, मेरे परिवार पे झूठे मुकदमे लगाए। इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। इतना कुछ होने के बाद भी आप फिर से एक बार खड़े हैं, अपने अखबार को सुचारू रूप से जारी रख रहे हैं। मैं तुम्हें बताऊं कि यहाँ पर आज भी किसी सरकारी दफ्तर में जिस तरीके से लोग अपनी फरियाद लेके आते हैं, उसी तरीके से इस अखबार के दफ्तर में आज भी उतने ही लोग अपनी फरियाद लेकर आते हैं। मैं दस्तावेज के यहाँ बैठते हैं और हमसे गुजारिश करते हैं कि हमें न्याय दिलाया जाए, हमारी बात प्रशासन और शासन तक पहुँचाई जाए। और ये अखबार बखूबी वो काम कर रहा है, क्योंकि ये अखबार एक आम आवाम की आवाज़ है, और उस आवाज़ को पूरी बेखौफ हो के बुलंद हमने किया है। उस कार्रवाई के बाद सर, शायद मैं मानूं तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप कैमरे के सामने आके खुलकर बोल रहे हैं। हाँ, और ये मान के चलने के, और आपने मुझसे जो मेरा वजूद है और जिस तरीके से मुझे बेबाक शैली के लिए जाना जाता है, और उसी शैली में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सर, आपने हमारा नया चैनल है, फिर भी हमको समय दिया। चैनल नया जुना नहीं होता है, आपका मकसद क्या है वो सबसे बड़ा मायना रखता है कि आप किस मकसद को लेके पत्रकारिता के क्षेत्र में आए हैं। वो अखबार हो, वो चैनल हो, और यूट्यूबर कोई भी हो, पर उसके पीछे आपकी सोच क्या है, सोच बहुत बड़ा मायना रखती है। और मैं आज से नहीं, मैं काफ़ी समय से आपको जानता हूँ, और उसी बदौलत मैं आपसे इतनी बातें कर रहा हूँ। सर, एक चीज़ और है कि धर्म के कार्यों में जो आपका योगदान है वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। शोशाबाजी के ज़माने में आप इतना दिखावा नहीं करते हैं, क्योंकि सबको मालूम है पंखीड़ा एक बहुत बड़ा गरबा अपने आप में है, सेलिब्रिटीज आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसकी शुरुआत सर आपने कब से की थी, पंखीड़ा के गरबा और एक धार्मिक माहौल बनाया जाए? मैं आपको बताऊं कि इंदौर में जब कुछ गिनती के गुजराती परिवार थे, उस वक्त कुछ चंद लोगों ने मिलकर गुजराती नव दुर्गा उत्सव मंडल की स्थापना की थी। और उसमें मेरा परिवार उसमें खास तौर पे एक सदस्य के रूप, मेरा फाउंडर मेंबर के रूप में। और गरबे की शुरुआत इंदौर के जेल रोड लाल गली से शुरू होती है, और फिर उसको काफ़ी आगे तक लाया गया। और जब हम लोग बड़े हुए तो हमने अखबार के बैनर तले अपने न्यू पलासिया में चौक में हम लोगों ने इस गरबे को संचालन करना शुरू किया, गरबे का।
और वहाँ से फिर हम लोग बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में आए और एक बड़ा विशाल रूप दिया गया गरबे को। सर, ये विशाल रूप देने में लोगों का भी सहयोग रहता है आपके साथ, क्योंकि खर्चा तो उसमें लाखों रुपए आता होगा। स्पॉन्सर्स होते हैं उसमें, स्पॉन्सर्स होते हाँ, हैं, होते हैं, उनको सबको प्रायोजित स्पॉन्सर होते हैं। हाँ। तो लेकिन कहीं ना कहीं शहर के परिपाटी बनी हुई रहती ये है। है कि एक अखबार को एक बैनर पे गरबे का जो हमने ट्रेंड शुरू किया, उसको सबने फॉलो किया बात। उसको उस ट्रेंड को लोगों ने फॉलो किया और मुझे बहुत कहते हुए काफ़ी फक्र है कि मैंने जो लाइन खींची ना उस पे ये सब लोग चल रहे हैं। जितने भी अखबार वाले जो गरबे और जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये मेरे से ही सीख के आए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जग जाहिर है कि अखबार के बैनर पे ही लोक स्वामी ने गरबे की शुरुआत की थी, जो जाके बाद में कोई अभिव्यक्ति के तौर पे आ गए, कोई पत्रिका पे आ गए, कोई रस रंग में आ गए, ये सब बाद में आए। पर पहला ही अखबार वो था जिसके बैनर पे ये धार्मिक इतने बड़ा आयोजन किया गया। सर, एक चीज़ और है, अभी जब हम बैठे थे इंटरव्यू के से पहले, तो कई लोगों के आपके पास, अधिकारियों के, प्रशासन के बड़े बड़े अफसर, उनके आपके पास यही लोकस्वामी में जो न्यूज़ छपी उनके दस्तावेज, उनकी पुष्टि करने के लिए फ़ोन आए। तो अभी भी जो प्रशासन के लोग हैं वो तो आपसे इन सब चीज़ों में, क्राइम को पकड़ने के लिए सब चीज़ों में मदद तो ले ही रहे हैं। देखिएगा कि उन लोगों ने इस बात को मतलब गलत सिद्ध कर दिया, या मैं कहूँ मैं इस बात को गलत कर साबित कर देता हूँ कि उन लोगों ने भले मेरी धन दौलत छीन ली, मुझे नेस्तनाबूद कर दिया, पर मेरी काबिलियत वो नहीं छीन पाए। और वो मेरी काबिलियत थी मेरी कलम की ताकत। वो खौफ था, मेरा नहीं था, वो मेरे कलम का खौफ था। तो खौफ आज भी है? वो खौफ आज भी बरकरार है और मुझे बरकरार रहेगा, क्योंकि मैं हमेशा सत्य पे ही चलता हूँ और सत्य पे आधारित खबरों को ही अपने अखबार में जगह देता हूँ। और मेरा ये मानना है कि सत्य जो है परेशान होता है, पराजित कभी नहीं होता है। और इनकी किसी की ताकत नहीं है कि वो काबिलियत मेरी ये छीन सके। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। कलम का, मेरा नहीं, कलम का दबदबा। जी, कलम में बड़ी ताकत है सर। हाँ, क्योंकि निष्पक्ष है ना, निस्वार्थ है ये कलम, निर्भीक है। और वो कभी हो सकता है कि जब आप खबर की तह तक जाते हैं, उसकी सच्चाई को खंगालते हैं और उसको सप्रमाण प्रकाशित करते हैं, तभी संभव हो पाता है। तभी संभव। अखबार जो होता है उसके पन्नों से नहीं होता है, अखबार उसके कलर से नहीं होता, अखबार सिर्फ और सिर्फ खबर से होता है। खबर में दम है तो 7 समंदर पार बैठा व्यक्ति भी आपको फोन लगा के कहता भाई साहब ये क्या छाप दिया, वो खबर उड़ के जाती है हवा में। आपने तो इंदौर से लेकर मुंबई तक की खबरें छापी, सब दूर की छापी, कौन सी नहीं छापी। खबर से वास्ता रखा हमने, तो खबर जो भी आई है उस खबर को पूरी तरीके से तराशा है। आपसे जुड़े हुए लोग जो उस समय आपके साथ थे, कर्मचारी, कई आपने बताया बिछड़ गए, कुछ लोगों को सदमा हो गया, लेकिन ऐसा परिवार आपने बनाया कि 10 साल 12 साल पहले जब मैं किसी व्यक्ति से मिला था, आपका चेहरा देखा, वही व्यक्ति थे। 25 साल से लोग आपसे जुड़े हुए हैं। क्योंकि लोकस्वामी कभी भी एक संस्था के रूप में नहीं रही, एक परिवार के रूप में रहा है। यहाँ पे जो भी रहे हैं यहाँ पे, वो छोटे से कर्मचारी से लेके तो एडिटर तक ले लें, तो वहाँ पे एक परिवार के सदस्य के रूप में काम किया उन्होंने, नौकरी के बतौर काम नहीं किया। वो एक जो मुहिम थी, मेरा मिशन था, उसमें सब भागीदार बने हैं, सब भागीदार बने और साथ में खड़े रहे। बिल्कुल, इस बात का बहुत ज़्यादा मान है कि ये सब लोग आज भी मेरे साथ हैं और मेरे मिशन पे पूरा सहयोग करना है, कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है। तो जैसा कि सर आपने बताया फिर कि इतने अच्छे व्यवहार आपके कर्मचारियों से है, क्योंकि इंसान को अधिकतर तो वही लोग जान पाते हैं जो आसपास रहते हैं। कई सालों बाद मैं आपसे मिला, मुझे भी ऐसा फील हुआ कि वही जिस तरह से आप पहले बात किया करते थे, सब कुछ है, ऐसा ही है। तो ये परसेप्शन कहाँ से बना कि लोग डरते क्यों हैं? जीतू सोनी कि भाई डॉन है, माफिया है। ये मेरी कलम का खौफ था। हाँ। और दूसरा ये कि मैंने हमेशा हक, हैसियत और हिफाजत की लड़ाई लड़ी है। अब उसके लिए जो भी तमके मुझ पे लगाए गए हैं वो मुझे कबूल है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं कभी किसी गैर उसमें शामिल रहा, पर मैं हमेशा
हक की लड़ाई लड़ता रहा, सच की लड़ाई लड़ता रहा हूँ और बेखौफ लड़ता रहा। और यही वजह है कि दोहरा चरित्र नहीं है मेरा। मैं जो मेरे दिल में थी वो मेरी जुबान पे बातें रही और उस बात को लेके लोगों को तरह तरह की भ्रांतियाँ रही और मैंने कभी उसका खुलासा भी करना नहीं चाहा जाहिर तौर पे। सर आजकल एक चीज देखी गई, सफाई देना मैं नहीं समझता हूँ, सबूत वो देता है जो गुनहगार होता होता है। इसलिए मैं किस को सफाई दूँ। मैं अपना काम करता चला गया और उसका बेजा फ़ायदा इन लोगों ने उठाया और एक ऐसे मुकाम पर लाके मुझे घेरा। सर ब्लैकमेलिंग छोड़ें अगर, तो अखबारों के पास विज्ञापन और यही चीज़ होती है जो मुख्यतः पैसा कमाने के लिए या फिर अपना जीवन यापन करने के लिए पत्रकारिता करते हैं। लेकिन आपकी क्या अपेक्षा, ये जैसा कि आपने बताया, स्पष्ट कर दिया कि वो तो अपेक्षा थी नहीं, लेकिन उसके पीछे भी जैसे कोई अखबार में ऐड देता है मान लो, तो उसको लगता है कि यार चलो ठीक है मेरी खबर नहीं छपेगी, कोई गलत काम कर रहा है उसके एवज में ऐड दे दिया कि चलो मेरे खिलाफ कोई बोलेगा नहीं या कार्रवाई नहीं हो पाएगी। तो आपने ऐसा डिसीजन कब से कैसे लिया कि करना ही नहीं है, ऐड लगाना ही नहीं? लगाना नहीं, ये इसी मकसद को तो लेके हम आए थे अखबार जगत में। क्योंकि जब हम किसी से विज्ञापन ले लेते हैं, वो किसी नेता का हो या किसी संस्था का हो, तो आज हम तो ले लिया है, कल की कोई खबर आती है तो हम तो वहाँ पे बाउंडेड हो जाते हैं उस नेता के लिए, उस संस्था के लिए। हम उसकी खबर कैसे लिख पाएंगे? यदि लिखते हैं तो वो निश्चित रूप से आपके सर पे चढ़ के कहेगा कि अभी कल तो आपको 10,000 का 5,000 का विज्ञापन दिया था, आपने खबर कैसे लगा दी। और इन्हीं बातों से बचने के लिए हमने कभी किसी से विज्ञापन नहीं लिए थे और वही वजह है कि इस अखबार से मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया। नहीं तो इंदौर में मैं भी कई इतनी अवैध कॉलोनियां काट देता, अवैध कंस्ट्रक्शन कर देता, जो आज ये जो कल कुछ नहीं थे आज अरबपति बन के बैठे हैं इन कॉलोनियों की बदौलत। तो वो काम मैं भी कर सकता था, पर मैंने सिर्फ पावर के पीछे रहा। मैं जिस मकसद को लेके अखबार जगत में आया था उस मकसद को पूरे शिद्दत के साथ मैंने पूरा किया है और मुझे गर्व है कि जितने भी यहाँ के जो अखबार हैं, अखबार माफिया हैं, उनको आज भी मेरा खौफ है और ये खौफ मेरी जीत है। तो ये थी हमारी खास बातचीत लोकस्वामी अखबार के संपादक चीफ एडिटर जीतू भाई सोनी जी से, और बहुत कुछ सीखने को मिला। किस तरह से पत्रकारिता के आयाम बदल गए हैं, किस तरह से लोग निष्पक्षता की ओर ना जाते हुए लाभ कमाने की होड़ में भी लगे हुए हैं, किस तरह से इन पर कार्रवाई हुई। कुछ चीज़ों के बारे में बातें ना कर पाए क्योंकि बाध्यता थी, लेकिन जो भी मिला हम जैसे नए पत्रकारों को बहुत कुछ सीखने को मिला। इस बातचीत को अगले सत्र में फिर कभी जारी रखेंगे। अभी तक के लिए सर आपने हमारे चैनल को समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम यही आशा करते हैं सर के जैसे भी आप निष्पक्ष अगर हैं, सच्चे हैं, तो बिल्कुल आप सामने आएंगे और हम यही सच्चाई सामने आएगी, इसमें दो मत नहीं है। बाकी अंत में यही कहूँगा कि मैं वो दिया हूँ जिसे बुझने का डर नहीं, तूफान विजित करेगा क्या, जलता हूँ लहू से। धन्यवाद।